कवि और दार्शनिक खलील जिब्रान ने कहा था, संगीत आत्माओं की भाषा है लेकिन चुप्पी ब्रह्मांड की भाषा है। नमस्ते, और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे की कह सकते हैं तह तक जा रहे हैं जो हमारे शहरों में लगातार बढ़ तो रहा है लेकिन अक्सर हमारी चेतना से गायब सा रहता है। ध्वनि प्रदूषण का ये बढ़ता संकट। हमारी ये बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे एक लेख पर आधारित है जो इस अनकहे खतरे पर रोशनी डालता है। और हाँ, ख़ास तौर पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये विषय पर्यावरण, शहरीकरण, स्वास्थ्य, शासन जैसे कई अहम पहलुओं से जुड़ा है। जीएस पेपर 1, 2, 3 सबके लिए ये प्रासंगिक हो सकता है। तो आज हमारा मकसद है कि इस समस्या की गहराई को समझे, इसके पीछे छिपे कारणों को जाने और देखें कि क्या वाकई इसके कुछ व्यावहारिक समाधान है भी या नहीं। सबसे अजीब बात तो ये लगती है कि कानून इसे बाकायदा एक वायु प्रदूषक मानता है और मेडिकल साइंस भी इसके खतरों से आगाह करता है। फिर भी इस पर इतना कम ध्यान क्यों है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ कानों को चुभने वाली तेज आवाज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कानूनी तौर पर जैसा मैंने कहा, वो जो वायु अधिनियम है 1981 वाला, हाँ बिल्कुल, उसके तहत इसे वायु प्रदूषक का दर्जा मिला हुआ है। फिर भी अनदेखी क्यों? देखिए इसकी एक बड़ी वजह शायद ये है कि हम इसे अक्सर उतना ठोस या हानिकारक नहीं मानते जितना हम वायु या जल प्रदूषण को मानते हैं। हाँ, शायद इसलिए कि दिखता नहीं है। हाँ, ये अदृश्य हैं और इसके जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर इसके असर बहुत बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अच्छा, नींद की क्वालिटी में भारी गिरावट, स्लीप डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, फिर लगातार बना रहने वाला तनाव और चिंता, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और यहाँ तक कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, कॉग्निटिव फंक्शंस, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बाप रे। और ये सब मिलकर न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता खराब करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ये जीवन काल भी कम कर सकते हैं और समय से पहले होने वाली मौतों का कारण भी बन सकते हैं। ये तो वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस बारे में काफी स्पष्ट है। वो कहते हैं कि रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर का स्तर 55 डेसिबल dBA इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 55 dBA? हाँ, यहाँ dBA का मतलब है डेसिबल, जिसे मानव कान के सुनने की क्षमता के अनुसार एडजस्ट किया गया है, और ये स्तर लगभग सामान्य बातचीत के शोर के बराबर होता है। अच्छा, यानी जो हम अभी बात कर रहे हैं लगभग उतना। हाँ, मोटे तौर पर। और भारत के अपने जो नियम हैं, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000, वो भी कुछ ऐसी ही सीमाएं तय करते हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 dB है, और रात के समय यानी रात 10 से सुबह 6 तक ये सीमा और भी कम, सिर्फ 45 dBA होनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है शहरों में? तो असलियत तो ये है कि हमारे ज्यादातर शहरों में, खास पर जो व्यस्त इलाके हैं, वहां शोर का स्तर अक्सर इन सुरक्षित सीमाओं को कहीं कहीं पीछे छोड़ देता है। और ये डेसिबल स्केल भी अपने आप में थोड़ा ट्रिकी है ना? जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये लॉगरिथमिक होता है। 10 dB बढ़ने का मतलब तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, 10 गुना। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि जब हम सुनते हैं कि भाई ट्रैफिक वाले इलाकों में शोर 70 dBA या उससे भी ज्यादा है, तो वो 55 dBA की लिमिट से सिर्फ 15 पॉइंट ज्यादा नहीं है, नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा तीव्र और हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ शोर की तीव्रता का मामला नहीं है, ये जोखिम के असमान वितरण का भी मुद्दा है। ठीक वैसे ही जैसे हम वायु प्रदूषण के प्रभावों में देखते हैं ना, हाँ, कि इस अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण का भी सबसे ज्यादा बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो इसके प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और जिनके पास खुद को बचाने के साधन भी सबसे कम है। जैसे कौन लोग हैं ये? आप सोचिए उन सड़क किनारे काम करने वाले वेंडर्स के बारे में, दिन भर शहर के शोर में दौड़ने वाले डिलीवरी कर्मचारियों के बारे में, ट्रैफिक चौराहों पर घंटों खड़े रहने वाले पुलिस कर्मियों के बारे में, या फिर जो घनी और अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं उन निवासियों के बारे में। हाँ बिल्कुल, उनके लिए शहर का ये जो लगातार बना रहने वाला शोर है, ये सिर्फ एक अस्थायी असुविधा नहीं है, ये एक रोजमर्रा का लगातार झेलना पड़ने वाला एक व्यावसायिक और पर्यावरणीय खतरा बन जाता है। हेल्थ हैजार्ड। बिल्कुल, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला करता जाता है। ये एक तरह से एक धीमी गति से असर करने वाला जहर है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये अनदेखी क्यों हो रही है?
मतलब सिस्टमिक लेवल पर। लेख कहता है कि इसके पीछे 3 मुख्य विफलताएं हैं या कमियां हैं। पहली है अपर्याप्त निगरानी। इसका क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। देखिए, अगर हम वायु प्रदूषण से तुलना करें तो पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट इमेजरी और जमीन पर लगे वो जो कम लागत वाले सेंसर हैं, हाँ, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स। हाँ, उन्होंने हवा की गुणवत्ता की निगरानी में जैसे क्रांति ला दी है। अब हम काफी विस्तार से और लगभग रियल टाइम में जान सकते हैं कि हवा कहाँ कितनी खराब है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अच्छा। भारत में ध्वनि प्रदूषण का जो डेटा कलेक्शन है वो आमतौर पर बहुत बिखरा हुआ है, अनियमित है। अक्सर ये तभी होता है जब कोई खास शिकायत आती है या कोई खास कार्यक्रम होता है। हम्म। इससे हमें समस्या की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाती। मतलब पॉलिसी मेकर्स के पास ये समझने के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित डेटा ही नहीं है कि शोर का स्तर कहाँ कितना ज्यादा है, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है या कुछ और ये अलग अलग समय पर कैसे बदलता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर हम समस्या को ठीक से माप ही नहीं पा रहे तो फिर प्रभावी नीतियां कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। और यही शायद हमें दूसरी विफलता की ओर ले जाता है जिसका जिक्र लेख में है। प्रवर्तन में संरचनात्मक और सांस्कृतिक बाधाएं। मतलब कानून तो हैं, जैसे हमने वायु अधिनियम का जिक्र किया, पर उन्हें लागू करना मुश्किल है। और क्या इसमें लोगों की सोच की भी कोई भूमिका है? हाँ, इसमें दोनों बातें शामिल हैं। एक तरफ तो संरचनात्मक समस्याएं हैं ही, जैसे नियमों को लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, वो अक्सर स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझती हैं। उनके पास और भी कई प्राथमिकताएं होती हैं और शायद ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई करना उनकी लिस्ट में नीचे होता है। अच्छा। लेकिन इसके साथ ही एक गहरी सांस्कृतिक बाधा भी है। समाज में आमतौर पर यह समझ उतनी गहरी नहीं है कि शोर भी उतना ही गंभीर प्रदूषक हो सकता है जितना कि धुआं या गंदा पानी। हाँ, ये बात तो है। इस वजह से बहुत से लोग ऐसी एक्टिविटीज को नॉर्मल मानते हैं या मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा शोर पैदा करती हैं, जैसे बेवजह हॉर्न बजाना, शादियों या त्योहारों पर देर रात तक तेज म्यूजिक चलाना, हाँ हाँ, वो तो रोज देखते हैं। या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ध्वनि नियंत्रण के उपायों पर ध्यान न देना। कुछ लोग तो इन चीजों में खुद भी शामिल होते हैं। तो जब तक लोगों की सोच में ये बदलाव नहीं आएगा कि भाई शोर एक गंभीर समस्या है, तब तक सिर्फ कानूनों को सख्ती से लागू करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहेगा। यानी कानून अपनी जगह, पर सामाजिक स्वीकार्यता और लागू करने की क्षमता दोनों में कमी है। और फिर लेख तीसरी विफलता का जिक्र करता है, खंडित शासन, फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस। ये सुनने में ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी कई अलग अलग विभागों में बंटी हुई है, पर कोई एक इसका मालिक नहीं है। बिल्कुल, यही इस समस्या की जड़ में बैठी एक और बड़ी कठिनाई है। ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कई सरकारी बॉडीज का अधिकार क्षेत्र आता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं, पुलिस विभाग है और कभी-कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी। कई सारे हो गए। हाँ, लेकिन अक्सर इन सबके बीच तालमेल की भारी कमी होती है। हर एजेंसी के पास समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, उनके अपने सीमित संसाधन होते हैं और शायद उनके पास इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करने के लिए कोई मजबूत इंसेंटिव या दबाव भी नहीं होता। तो कोई ओनरशिप नहीं लेता। हाँ, कह सकते हैं। जब जिम्मेदारी इस तरह बिखरी होती है तो कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जवाबदेही तय करना लगभग नामुमकिन। कोई भी एजेंसी पूरी समस्या को होलिस्टिकली देखने और उसके लॉन्ग टर्म समाधान के लिए पहल करने को प्रेरित महसूस नहीं करती। नतीजा ये होता है कि ये एक पुरानी अनसुलझी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहती है जो हमारे शहरों को लगातार प्रभावित कर रही है और जिसे ज्यादातर समय अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने समस्या की गंभीरता समझी, स्वास्थ्य पर इसके असर देखे और ये भी जाना कि निगरानी, प्रवर्तन और शासन के स्तर पर क्या-क्या कमियां हैं। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक सी लगती है। लेकिन क्या यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? इसे ठीक किया जा सकता है? लेख कुछ ठोस समाधानों की ओर भी इशारा करता है। शायद पहला और सबसे बुनियादी कदम यह है कि ध्वनि प्रदूषण को उसी गंभीरता से लिया जाए जैसे हम वायु या जल प्रदूषण को लेते हैं। निश्चित रूप से ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, माइंडसेट में बदलाव। हमें इसे सिर्फ एक न्यूसेंस या परेशानी मानने के बजाय एक वास्तविक प्रदूषक और स्वास्थ्य खतरे के रूप में स्वीकार करना होगा। जब ये सोच पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और आम जनता में घर कर जाएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद, जैसा कि लेख सुझाता है, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को केवल अंदाजे
या मतलब सिंबॉलिक एक्शन पर निर्भर रहने के बजाय ठोस पब्लिक हेल्थ डेटा और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इंटरवेंशन डिजाइन करने चाहिए। मतलब डेटा ड्रिवन अप्रोच। बिल्कुल, हमें उन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना होगा जिनका वास्तव में मेजरेबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इस एविडेंस बेस्ड अप्रोच के लिए सबसे जरूरी है मॉनिटरिंग सिस्टम को नाटकीय रूप से बेहतर बनाना और उसका विस्तार करना। हमें शहरों में रियल टाइम ध्वनि सेंसरों का एक सघन नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है जो लगातार डेटा इकट्ठा करे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल कई शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। अच्छा। इस डेटा से हम ध्वनि जोखिम के डिटेल्ड इंटीग्रेटेड नक्शे मतलब इंटीग्रेटेड नॉइज मैप्स बना सकते हैं। फिर मशीन लर्निंग ML जैसे एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके हम इस डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि शोर के अलग अलग स्रोतों जैसे ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लाउडस्पीकर वगैरह की पहचान की जा सके और ये समझा जा सके कि कौन सा स्रोत किस समय और कहाँ कितना योगदान दे रहा है। ये जानकारी हमें टारगेटेड और कहीं ज्यादा प्रभावी नियंत्रण उपाय बनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही जो हेल्थ स्टडीज होती हैं उनमें भी ध्वनि जोखिम के पहलू को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। हमें खास तौर पर उन जगहों पर ध्यान देना चाहिए जहां लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और कम आय वाले रिहायशी इलाके। सही बात है। इन जगहों पर ध्वनि के स्तर और स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच क्या संबंध है, इसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। ये डेटा संचालित और स्वास्थ्य केंद्रित दृष्टिकोण वाकई तर्कसंगत लगता है। निगरानी और डेटा के अलावा लेक शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग की भूमिका पर भी जोर देता है। इसमें ग्रीन बफर्स जैसे उपायों का जिक्र है। ये कैसे काम करते हैं और कितने प्रभावी हो सकते हैं? हाँ, अर्बन प्लानिंग ध्वनि प्रदूषण को स्रोत पर ही कम करने या उसके प्रभाव को सीमित करने में एक महत्वपूर्ण और लॉन्ग टर्म भूमिका निभा सकता है। ग्रीन बफर्स का मतलब है पेड़, घनी झाड़ियां और पार्क जैसी हरी भरी जगहों का इस्तेमाल शोर को कम करने के लिए करना। अच्छा, पेड़ पौधे मदद करते हैं। बिल्कुल, ये पेड़ पौधे एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। वो ध्वनि तरंगों को सोखते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, और उन्हें बिखेरते हैं, स्कैटर करते हैं, जिससे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सड़कों के किनारे, रिहायशी कॉलोनियों के आसपास या शोर पैदा करने वाले उद्योगों के नजदीक स्ट्रैटेजिकली घने पेड़ और हरियाली लगाने से काफी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जोनिंग नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शहर की योजना बनाते समय ये सुनिश्चित करना कि नए रिहायशी इलाके जो हैं वो मेन हाईवे, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट या बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बहुत ज्यादा शोर वाले कॉरिडोर से पर्याप्त दूरी पर हों या उनके बीच कोई प्रभावी बफर जोन हो। लेख बताता है कि भारत में ग्रीन बेल्ट के कुछ सीमित प्रयोग हुए हैं जिनसे आशाजनक परिणाम मिले हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन प्रयासों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए और ये वैज्ञानिक रूप से टेस्टेड होने चाहिए। हाँ, और ये भी जरूरी है कि ऐसे किसी भी उपाय को लागू करने से पहले उसका साइंटिफिकली मूल्यांकन किया जाए और उसे स्थानीय समुदाय की जरूरतों और सुझावों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए ताकि वे वास्तव में प्रभावी और टिकाऊ हों। शहरी नियोजन तो ठीक है, ये भविष्य के शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मौजूदा शहर हैं उनमें तत्काल सुधार के लिए शासन व्यवस्था, गवर्नेंस में सुधार भी बहुत जरूरी लगता है। जैसा आपने पहले वो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस की समस्या बताई थी। हाँ, बिल्कुल। मौजूदा जो ध्वनि नियम है उन्हें सिर्फ कागज पर रखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने योग्य बनाना होगा, एनफोर्सेबल। इसका मतलब है कि नियमों के उल्लंघन की निगरानी होनी चाहिए, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट डेटा और अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि नियम क्या हैं, उनका पालन क्यों जरूरी है और अगर कोई उन्हें तोड़ता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसके लिए अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और सहयोग अनिवार्य है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर पालिकाएं, पुलिस विभाग, इन सभी को अपनी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जानकारी साझा करनी होगी और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जिम्मेदारी साफ तौर पर तय होनी चाहिए। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज में कुछ बदलाव भी ध्वनि प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना, यानी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट NMT को बढ़ावा देना न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये सड़कों पर गाड़ियों की संख्या और उससे होने वाले शोर को भी कम करता है। सही।
इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट में इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाना एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो शहरी शोर को काफी कम कर सकता है। और हाँ, हॉर्न बजाने पर जो मौजूदा प्रतिबंध हैं, जैसे नो हॉकिंग जोन या बेवजह हॉर्न बजाने पर रोक, हाँ, वो तो कहीं लागू होते दिखते नहीं। वही उन्हें अगर सिस्टमैटिकली और सख्ती से लागू किया जाए तो शहरों में ध्वनि के स्तर में निश्चित रूप से एक मेजरेबल कमी लाई जा सकती है। ये सब तो सरकारी स्तर पर किए जाने वाले उपाय हुए, लेकिन लेख में सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी उल्लेख है। ये कैसे मदद कर सकता है, खासकर तब जब शोर अक्सर हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं से इतना गहराई से जुड़ा होता है? ये तो बहुत सेंसिटिव मामला हो सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये पहलू बहुत नाजुक है और इसे सावधानी से संभालने की जरूरत है। कई बार बहुत ज्यादा शोर धार्मिक त्योहारों, शादियों, राजनीतिक रैलियों या दूसरे सामाजिक समारोहों का हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मामलों में सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने या सख्ती करने से समुदायों में नाराजगी पैदा हो सकती है या वो अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। इसलिए समाधान ऐसे होने चाहिए जो प्रभावी हों, लेकिन साथ ही कल्चरली सेंसिटिव भी हों। तो कैसे करें? यहाँ अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में सरल और स्पष्ट भाषा में एजुकेट करना जरूरी है। जब लोग समझेंगे कि तेज शोर सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी नहीं, बल्कि उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक लॉन्ग टर्म खतरा है, तो शायद वे अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा धार्मिक नेताओं और कम्युनिटी लीडर्स के साथ पार्टनरशिप करना भी बहुत प्रभावी हो सकता है। वे अपने समुदायों के भीतर सोशल नॉर्म्स को बदलने और ज्यादा शांत और जिम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि व्यवहार में बदलाव दबाव या डर से नहीं, बल्कि समझ और आपसी सहमति से आए। ये बहुत संतुलित दृष्टिकोण लगता है। नियमों की जरूरत है, पर साथ ही संवाद और सामुदायिक भागीदारी भी उतनी ही अहम है। और अंत में एक मुद्दा जिस पर लेख शायद सबसे ज्यादा जोर देता है, वो है समानता का, इक्विटी का। ये बात कि जो लोग शोर के सबसे ज्यादा संपर्क में हैं, उनके पास अक्सर खुद को बचाने के साधन भी सबसे कम होते हैं। ये पहलू कितना महत्वपूर्ण है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू है, और इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, जिस तरह आज शहरों में साफ हवा में सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदना एक लग्जरी बन गया है, हाँ, कुछ वैसा ही हाल ध्वनि प्रदूषण के मामले में भी है। एक शांत साउंड प्रूफ घर या शांत इलाके में रहना या ऐसे ऑफिस में काम करना जहां बाहर का शोर ना आता हो, ये सब हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये एक तरह की विलासिता बन गया है। सही बात है। वो लोग जो व्यस्त सड़कों के किनारे बनी झुग्गियों में रहते हैं, या जिनका काम ही सड़क पर होता है, या जो खराब क्वालिटी वाले पतली दीवारों वाले घरों में रहते हैं, वे लगातार हाई लेवल के शोर के संपर्क में रहते हैं। और विडंबना ये है कि उनके पास इस शोर से बचने के या अपने घर को साउंड प्रूफ कराने के या किसी शांत जगह पर चले जाने के साधन और विकल्प सबसे कम होते हैं। शांत रहने का अधिकार, राइट टू क्वाइट, कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक हेल्थ की एक बुनियादी शर्त होनी चाहिए, जो शहर के हर नागरिक को उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति से परे उपलब्ध होनी चाहिए। भारत ने पहले ही वायु प्रदूषण के मामले में एक कड़वा सबक सीखा है कि कैसे पर्यावरण की उपेक्षा न सिर्फ स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में मौजूद असमानताओं को और भी गहरा करती है। हाँ, ये तो है। हमें ध्वनि प्रदूषण के साथ वही गलती दोहराने से बचना होगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा, कानून इसे पहले से ही एक वायु प्रदूषक मानता है। कमी अगर है तो वह है इस पर गंभीरता से और बराबरी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और नागरिक चेतना की। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमारे लिए मुख्य सीख ये है कि ध्वनि प्रदूषण कोई छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं, बल्कि एक वास्तविक, गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है। कानून इसे प्रदूषक का दर्जा देता है, लेकिन असली कमी इसे गंभीरता से लेने और इस पर कार्रवाई करने की राजनीतिक और नागरिक इच्छा शक्ति में है। इसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे अब स्वच्छ हवा के एजेंडे के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इसे अर्बन प्लानिंग की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और इसे पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। समाधान मौजूद है, जरूरत है उन्हें लागू करने के संकल्प की। बिल्कुल सही। ये सिर्फ शोर को कम करने का सवाल नहीं है, ये असल में जीवन बचाने, समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और शांत रहने के बुनियादी मानवाधिकार को फिर से हासिल करने का सवाल है।
और शायद यहाँ हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर शहरी शोर के प्रति अपनी सहनशीलता पर और इसमें अपने योगदान पर कैसे पुनर्विचार कर सकते हैं। क्या हम थोड़ा कम हॉर्न बजा सकते हैं? क्या हम अपने आसपास होने वाले शोर के प्रति थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं? क्या हम अपने उत्सवों को थोड़ा कम शोरगुल वाला बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है और इसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण, जीएस पेपर 3, शहरी विकास की चुनौतियां, जीएस पेपर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जीएस पेपर 2-3 और शासन संबंधी मुद्दे जैसे नीति निर्माण, कार्यान्वयन की चुनौतियां और सामाजिक न्याय, जीएस पेपर 2। इसमें विश्लेषण के लिए बहुत सारे आयाम हैं। आज की हमारी ये गहन चर्चा यही समाप्त होती है। हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर भारतीय शहरों में ध्वनि प्रदूषण के इस अनकहे संकट, इसके पीछे के सिस्टमिक कारणों और आगे के संभावित रास्तों पर विस्तार से बात की है। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो और आप भविष्य में भी ऐसे विषयों पर गहरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या प्रतिक्रिया है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में ज़रूर साझा करें। अगली बार तक विचार करते रहें।